नमस्कार जी सभी को। आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने बात की कि जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना क्वाइट टीडियस, क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस, बड़े इंटीग्रेशंस लंबे करने पड़ते हैं। जैसे ही बॉडी की शेप जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाएगी तो हमारे लिए उस इंटीग्रेशन को करना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जब हम दुविधा में फंसे हुए थे तो गॉस नाम के महाशय जो थे वो उन्होंने एक वरदान की तरह एक लॉ हमें प्रोवाइड कर दिया, दैट वाज टर्म्ड एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आई मे कॉल इट गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के नेम से भी ये फेमस है, और यू मे टर्म इट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इससे पहले कि हम इस लॉ को पढ़ें, यू मस्ट नो अबाउट फ्यू टर्म्स, एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स। इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया यू वेरी वेल नो, यू आर क्वाइट श्योर कि एरिया क्या होता है कि एक 2 डायमेंशनल सरफेस। जैसे मैं मान लीजिए ये मेरे हाथ में डस्टर ही पकड़ा हुआ है, ये जो आपको सिर्फ ये फेस नज़र आ रहा है, आप कहेंगे कि दिस वन इज़ एरिया। और एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं आप? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, बट दिस इज मैग्नीट्यूड। अब मैं आपसे पूछूं भी क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है? यस, इट इज़ वेक्टर, क्योंकि जैसे ये मैं लूँ इसको, दिस इज ऑल पैरेललोपिपेड शेप, मान लीजिए ये क्यूब होता तो इसके आगे देखिए ये जितना एरिया इस साइड है उतना ही एरिया इस साइड, उतना ही एरिया इस साइड, उतना ही एरिया इस साइड, एंड फॉर विच एरिया यू आर टॉकिंग अबाउट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब इसको मेंशन करने के लिए, अब जैसे मान लीजिए मैं इस साइड खड़ी हुई हूँ, आई एम द ऑब्जर्वर, और ये वाला फेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसकी डायरेक्शन, ये मेरी तरफ है इसका फेस, इट मीन्स दिस वन विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया। तो ये मेरे लिए मैटर कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि इस साइड वाला दिस वन ये मैटर कर रहा है, सो आई एम द ऑब्जर्वर, अब इस डायरेक्शन में ऐसे, इसका मतलब क्या है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू दैट सरफेस, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जिस भी डायरेक्शन में, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सपोज मैं कहूँ कि ये स्क्वायर है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए, ये साइड भी ए। आपको पता है इसके एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर होगा, बट थिंग इज कि जो इसके एरिया की डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन, ये एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जो है ये एक प्लेन है, और जो एरिया वेक्टर इसका है वो कहाँ पर आ जाएगा? इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, इट विल बी अलोंग जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में ये आ जाएगा। तो मैं लिखूंगी इसका एरिया वेक्टर ए स्क्वायर के कैप। तो इस तरीके से एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इसकी बजाय आपके पास एक कॉइल हो, मान लीजिए एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस हो गया, एंड दिस इज अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर। अब ये पड़ी कहाँ पे हुई है? एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड प्लेन में पड़ी है, इसके परपेंडिकुलर क्या चला गया? वाई। इसका मतलब इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? जे कैप, और वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। सो इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप। इस एरिया वेक्टर की गॉस थ्योरम के अंदर बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फ्लक्स। फ्लक्स के लिए हमने जो अपना पिछला एक सीरीज थी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, बेसिक आइडियाज़ ऑफ वेक्टर कैलकुलस एंड फील्ड्स, उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर समझाया है कि फ्लक्स क्या होती है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर हमने बात की कि फ्लक्स इज फ्लो ऑफ फील्ड, ये हो जाएगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थे? इट वाज सरफेस इंटेग्रल ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी? सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर ये लूप आ जाएगा। नहीं कंसीडर करेंगे क्लोज सरफेस तो सरफेस इंटेग्रल एज सच आ जाएगा। अब जो गॉस महाशय थे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस फ्लक्स को कैलकुलेट कर पाएँ तो फील्ड बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। So according to Gauss law, electric field lines through I may say a particular medium is defined as charge in that medium per unit permittivity of that medium. Means उन्होंने फ्लक्स की बात की, electric flux passing through a closed surface will be equal to Q1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface. I'm again saying कि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ आप वीडियो की स्पीड को स्लो करके अपनी पेन नोटबुक लेके या रिपीट कर करके you just keep noted down all the things.
मैं एज सच जैसे इंग्लिश में बोलती जाती हूँ, आप प्लीज़ नोट करते जाइए और आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। आई एम अगेन रिपीटिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। मतलब कि जो फ्लक्स है फाई, इट विल बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसके इक्वल हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्लोज सरफेस। अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया क्लोज हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। आप नोट करते जाएंगे, नोट्स बन जाएंगे। मैं टोटली स्पून फीडिंग के अंदर बिलीव नहीं करती हूँ। आई वॉन्ट टू एक्टिवेट योर माइंड्स। तो देखिए गॉसियन सरफेस अब क्या होती है। गॉस महाशय ने ये कहा कि आपके पास किसी भी आर्बिट्रेरी जनरली कैसी भी शेप की कोई भी बॉडी हो, आप क्या कीजिए कि जहाँ पर आपको फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से पास होती हुई एक क्लोज सिमेट्रिकल सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, ताकि वो सारा चार्ज जिस चार्ज की वजह से वो फील्ड है वो उसके अंदर आ जाए। तो उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो किसी भी सरफेस को गॉसियन सरफेस कहलाने के लिए फ्यू कंडीशंस आर मैंडेटरी। मैंने कहा कि जो आप सरफेस ड्रॉ करेंगे दैट सरफेस विल बी सिमेट्रिकल, और इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट और सिमेट्रिकल अराउंड दैट सरफेस, अबाउट दैट सरफेस कांस्टेंट होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी क्लोज्ड। उसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, एंड द थिंग्स विल बी क्लियर इन योर माइंड्स। अब ये है कि ऐसा क्यों कहा गॉस भाई साहब ने, इसका हमें प्रूफ चाहिए। अब बिना प्रूफ के, बिना सबूत के तो कोई भी बात बनेगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि फिज़िक्स है, फिज़िक्स सबूत मांगती है, प्रूफ मांगती है। तो इसके अब हम प्रूफ को अगर मैं कंसीडर करूँ तो उसके लिए हम लोगों को क्या कंसीडर करना है, यू विल कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। मैंने एक चार्ज कंसीडर कर लिया। लेट अस सपोज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट्स फ्लक्स at a point P at a distance R from this point। अब हमें करना क्या है, गॉस भाई साहब के अकॉर्डिंग एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करनी है। मैंने कहा था आपको कि उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P से पास होती हुई कोई सिमेट्रिकल सरफेस, आपको पता है कि पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कैसी होती है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। तो स्फेरिकल सिमेट्री के लिए आपने क्या किया, एक स्फीयर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। अब ये स्फीयर, दिस स्फीयर विल बी टर्म्ड एज गॉसियन सरफेस, इसको हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पर एक छोटू सा टाइनी सा क्यूट सा मैंने एरिया कंसीडर किया। अब ऐसे अगर एरिया कंसीडर किया है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी इधर, इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई अलोंग दिस साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही हो जाएगी, रिपल्शन मिलेगी इस छोटे से रीजन को। अब E और DS इनके अंदर एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो अब देखिए आपको यहाँ पर हमें इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल जो है प्रूव करना है। तो आई एम टेकिंग दिस E डॉट DS इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हमें Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल इसको प्रूव करना है। सो आई एम राइटिंग इट E DS cos 0 डिग्री, मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, EDS। अभी हमने कहा कि हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया कि इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, क्योंकि आर डिस्टेंस आर एट एवरी डिस्टेंस अराउंड अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट। तो दिस E कैन बी टेकन आउटसाइड। अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। So substitute the value for electric field due to a point charge in this expression। ये हमारे पास आ गया ds, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds पूरा सारा मिला के ये हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने एक सरफेस कंसीडर करी है, मतलब इसके चारों तरफ एक स्फीयर कंसीडर किया है, एंड एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई R स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि गॉस भाई साहब ने कहा कि किसी भी क्लोज सरफेस में से ये कितनी होगी, हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। अब सिंस क्योंकि जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही सफिशिएंट नहीं है, +2 के स्टूडेंट्स के लिए दिस वन इज सफिशिएंट। आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ।
देखिए दो फॉर्म्स रहेंगी हमेशा हर लॉ की, डिफरेंशियल फॉर्म जहाँ पर भी किसी क्वांटिटीज़ के अंदर, किसी क्वांटिटी के अंदर, फील्ड के अंदर चेंजेस आएंगे। ये जो हमने लिखा था अभी, फाई इज इक्वल टू इंटेग्रल E dot ds is equal to q by epsilon naught. This was integral form of Gauss law जिसके अंदर इंटेग्रेशन इन्वॉल्व है। अब मुझे डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है, सिंस ये फील्ड है, फ्लो कर रही है, फ्लक्स इज फ्लो ऑफ फील्ड, अब फील्ड फ्लो कर रही है, इट मीन्स एवरी पॉइंट इट विल बी चेंजिंग, एट एवरी पॉइंट इट विल बी हैविंग अ यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू। तो जो डेरिवेटिव ऐसी फील्ड्स का डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है इन टर्म्स ऑफ डेल ऑपरेटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेल ऑपरेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। सो फॉर दैट लेट अस राइट दिस Q। हमें पता है, मैंने कंसीडर किया कि चार्ज डेंसिटी स्फीयर की मान ली रो हमें पता है क्या होता है, GQ अपॉन dV, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो DQ इज इक्वल टू रो dV, इसके इक्वल हो गया, इस वैल्यू को आप पुट करवाइए। सो फाई इज इक्वल टू E डॉट ds इज इक्वल टू रो dV, ये dq था, यहाँ से आप q लिखेंगे, यू विल इंटेग्रेट दिस, इसका इंटेग्रेशन करेंगे तो dq का q मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम इंटेग्रेशन हमें करना पड़ेगा रो dV, यानी कि q की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, वॉल्यूम इंटेग्रल रो dV अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो कांस्टेंट है, आप इसको बाहर ले लीजिए। सो E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो dV, ये आ गया। अब ये देखिए इस साइड वॉल्यूम इंटेग्रल है एंड इस साइड सरफेस इंटेग्रल। इक्वालिटी के लिए आई विल बी यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोगों को क्या करनी है, यूज करनी है। अकॉर्डिंग टू गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, सरफेस इंटेग्रल ऑफ अ फील्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द सेम फील्ड। तो इसका हमने क्या कर दिया यहाँ पर, वॉल्यूम इंटेग्रल dV इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रो dV। अब दोनों साइड वॉल्यूम इंटेग्रल है, लेकिन हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते इसको, हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, इसको भी अंदर ले जाइए। इंटेग्रेशन रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट dV इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इंटेग्रेशन थी, सो इंटेग्रेशन को कॉमन रखिए, डेल डॉट E माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट dV इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म कैन बी 0 इफ एंड ओनली दिस आर्ग्यूमेंट इज 0, मीन्स डेल डॉट E माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, इसको सॉल्व करके we have got del dot E is equal to rho by epsilon naught. This is nothing but differential form of Gauss law. तो ये डिफरेंशियल फॉर्म थी गॉस लॉ की। इसके बाद आपको कई बार एप्लीकेशंस पूछ ली जाती हैं कि कहाँ कहाँ पर गॉस लॉ को यूज़ किया जाता है, किस टाइप की बॉडीज़ के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो गॉस लॉ को यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे। ऑल्दो ये थोड़ा थोड़ा +2 लेवल का टॉपिक है, बट वी विल हैव टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वही सारा जो हमने पीछे किया कूलम्स लॉ की हेल्प की वजह से, लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट जो वायर थी उसी की वजह से हम क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए वही वायर, फिर वही बातें, फिर वही दुनिया, चलिए उसी दुनिया के अंदर वही वायर, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हमें पता है इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लेंथ इस वायर की इनफाइनाइट है एंड माय ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज लाइंग समवट हियर एट ए डिस्टेंस R। याद आ रहा है आपको, R डिस्टेंस पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट P इज लाइंग। तो अब देखिए हमें क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पास होती हुई आप लोगों को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है। अब गॉसियन सरफेस आप लोगों को पहले सिमेट्री ढूंढनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री कहाँ होगी। देखिए जैसे ये एक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, अब मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ मुझे पता है हर 5-5 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। इसी तरीके से 6 सेंटीमीटर पे सेम, 7 सेंटीमीटर पे सेम। इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक सिलेंडर क्रिएट हो रहा है, तो उस सिलेंडर को मैं क्या बोलूँगी, सिमेट्रिकल सरफेस। इसका मतलब मुझे इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल
स्ट्रक्चर जो है वो कंसीडर करनी होगी. सो दिस इज माई Gaussian surface. I have drawn a Gaussian surface. In this you will write, consider a uniformly charged wire of infinite length placed along x-axis such that P is observation point at a distance r from this wire. Let us draw Gaussian surface of cylindrical shape containing this point P around this wire such that electric field at every point on this cylinder is constant. ये हमने इसको draw कर लिया. अब हमें क्या करना है, एट दिस पॉइंट P लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एरिया एलिमेंट ds मैंने कंसीडर किया. अब ये बेचारा इस सिलेंडर है, यहाँ मैंने कंसीडर किया तो अपवर्ड्स, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पर चला जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर. बट सिलेंडर के 3 फेसेस हैं, जैसे ये सिलेंडर है, एक फेस ये वाला हो गया, एक फेस ये वाला हो गया, एंड देखिए दिस वन. इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके ऊपर गॉस थ्योरम लगाती हूँ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस surface should be equal to charge through this surface upon epsilon naught 1 upon epsilon naught times charge enclosed. अब गॉस ने ये क्यों कहा था कि जो फ्लक्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीडियम. हमने कूलम्स लॉ में ही बात कर ली कि जो फोर्स है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आप चार्ज बड़ा करेंगे फोर्स बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी, इसका फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी, उसका फ्लो भी बढ़ेगा. और अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है मीडियम का रेजिस्टेंस, कि मीडियम ने कितनी अपोजिशन दी, मीडियम जितनी ज़्यादा अपोजिशन देगा फील्ड उतनी कम होगी, उसका फ्लो उतना कम होगा. तो इसलिए इसके साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो अब देखिए हमें क्या करना है, अब सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है, इस सरफेस का एरिया अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन अप्रोच. मैं इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दूंगी. मैंने माना कि ये है सरफेस 1, ये है सरफेस 2 और ये है सरफेस 3. सरफेस 1, सरफेस 2 एंड सरफेस 3. तो इस इंटीग्रेशन को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस 1, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस 2 एंड सरफेस इंटीग्रल फॉर सरफेस 3 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब देखिए यहाँ पर मैंने ये गोले, ये चक्कर, ये रसगुल्ले नहीं रखे. यहाँ पे पानी आ रहा होगा मुंह में आप लोगों के, तो इनको मैंने नहीं रखा. क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने अपने सिलेंडर को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया. ये पार्ट सेपरेट, ये पार्ट सेपरेट, ये पार्ट सेपरेट. अब सरफेस क्लोज नहीं रही, दिस ओनली, ये एक डिस्क बन जाएगी. जैसे ही आप इसको यहाँ से हटाएंगे इट विल बी अ डिस्क, और डिस्क क्लोज नहीं होगी. ये भी एक डिस्क है, ये भी क्लोज नहीं होगी. ये एक सिलेंड्रिकल शेप होगा लेकिन विदाउट एंड्स. ओ गिर रहा था चौक, बचा लिया मैंने. तो विदाउट एंड्स, तो ये क्या है, ओपन सरफेसेस है, इसलिए हमने यहाँ पर सर्कल्स नहीं ड्रॉ किए. तो अब ये रहा Q. ये Q भी हमें नहीं पता कि इसके ऊपर कितना होगा, बिकॉज वायर इज इनफाइनाइट. बट हमें चार्ज डेंसिटी पता है. जो हमें पता है क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है. तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, जो ये यहाँ से हम लोग इसको इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करना शुरू कर देंगे. अब रिप्रेजेंट करना जब हम शुरू करेंगे तो इसके लिए इस Q को मुझे क्या लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है दिस विल बी Q अपॉन L. अगर मैंने इस सिलेंडर की लेंथ जो है वो L कंसीडर की है, तो यहाँ पर जो चार्ज विद इन दिस गॉसियन सरफेस होगा Q, ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L. तो इस Q की जगह आई विल पुट लैम्डा इंटू L. अब देखिए इन 3 सरफेसेस पे, फर्स्ट सरफेस दिस वन, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से ये कंसीडर किया, मेरी तरफ है फेस, इसका मतलब ये वाला ds इस डायरेक्शन में है. बट वायर के ऊपर चार्ज है, चार्ज इस तरीके से सेंट्रल पोजीशन पे हमने यहाँ कंसीडर किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या अपवर्ड्स होगी या डाउनवर्ड्स, क्योंकि यहाँ जब आप चार्ज रखेंगे उस चार्ज को रिपल्शन मिलेगी अपवर्ड्स, यहाँ चार्ज रखेंगे रिपल्शन मिलेगी डाउनवर्ड्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स होगी. इसका मतलब यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दिस वन, एंड एंगल बिटवीन दैम इज व्हाट, 90 डिग्री. तो EDS cos 90 डिग्री फॉर फर्स्ट सरफेस. अब आ जाइए आप सेकेंड सरफेस पे, यहाँ पर एंगल देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स, एरिया वेक्टर अपवर्ड्स, एंगल बिटवीन दैम 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री सेकेंड सरफेस. अब पहुँचिए आप थर्ड सरफेस के ऊपर, EDS. आपको अब वेक्टर्स नहीं लगाने हैं, यहाँ पर मैंने छोटू सा एरिया कंसीडर किया, DS वेक्टर इस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड along this side, angle is again 90 degree. So it is cos 90 degree. It will be lambda L by epsilon naught. Cos 90 0. तो ये टर्म भी खत्म हो गई, ये टर्म भी खत्म हो गई, and cos 0 is 1.
cos 0 1 होता है, तो ये टर्म मेरे पास क्या बच जाएगी, EDS। और हमें पता है E इज कांस्टेंट, E हमने बाहर ले लिया, हमारे पास क्या बचा, DS लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस DS सेकेंड सरफेस, इस सरफेस का एरिया 2 पाई RL। तो हम क्या करेंगे, E इंटू 2 पाई RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट, L ने L को ख़त्म कर दिया, E हमारे पास क्या आ गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाय R। याद कीजिए वो गुजरी बातें, वो गुजरी कहानी, यही फॉर्मूला आया था जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। और देखिए डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन विच इज़ एक्स एक्सिस, वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो जे क्या। सो दिस वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर, ड्यू टू स्फीयर। स्फेरिकल शेल की बात करूंगी मैं पहले, स्फेरिकल शेल भी कह सकते हैं आप, और यू कैन से अ कंडक्टिंग स्फीयर, क्योंकि हमें पता है कि अगर स्फीयर कंडक्टिंग है तो चार्ज रेजाइड्स ओनली ऑन इट्स सरफेस, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया। आई एम गोइंग टू कंसीडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, ये मैंने कंसीडर कर लिया। अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर कैलकुलेट करनी है, इसकी सरफेस पे कैलकुलेट करनी है कि इनसाइड कैलकुलेट करनी है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो नाउ 3 केसेस अराइज। केस 1, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस। मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट माना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सरफेस। अब पॉइंट यहाँ पे है, इट इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल शेल। नाउ वी वांट गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्लोज होनी चाहिए। मैंने इस पॉइंट P को ध्यान में रखते हुए रेडियस R की एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, इसमें से पास होती हुई। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अब गॉसियन सरफेस का रेडियस R है, स्फीयर का रेडियस स्मॉल कैपिटल R इज ग्रेटर देन R, इसका मतलब पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। अब यहाँ पर बिल्कुल पिछले वाले की ही तरह एरिया वेक्टर ds इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस पूरे को हमने चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस साइड। एंगल कितना हो गया दोनों के बीच, 0 डिग्री। यूजिंग गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इफ Q इज द चार्ज ऑन दिस सरफेस। तो अब देखिए EDS, एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, cos 0 हो गया 1, EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E इज DS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस DS इज व्हाट, एरिया। एरिया क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर स्फीयर का। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। अब अगर यही पॉइंट उठकर सरफेस पे आ जाए तो क्या होगा, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज इफ दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, इसका मतलब यहाँ पर ही आ गया, मीन्स केस 2 इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। सब कुछ सेम रहेगा भैया, बस यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल R और यहाँ पर भी आ जाएगा कैपिटल R। तो हमारा काम हो गया, बड़ी आसानी से हो गया, क्योंकि हमें यहीं पर गॉसियन सरफेस, ये एज सच गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगी। एरिया वेक्टर इस साइड, फील्ड इस साइड, एवरीथिंग इज सेम। आपको जस्ट पिछले फॉर्मूले के अंदर R को कैपिटल R पुट करना है। अब अगर मैं थर्ड केस कंसीडर करूं कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है दैट लाइज इनसाइड दिस स्फीयर, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब ये पॉइंट वहाँ पर बैठा बैठा पार्टिकल P बोर हो गया था, इसको लगा मुझे अंदर जाना चाहिए एट अ डिस्टेंस R, अब ये अंदर चला गया। थिंग इज कि ये जो स्फेरिकल शेल थी, हॉलो स्फीयर था, अंदर से खाली था, अंदर से खाली होने की वजह से अब यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज नहीं है तो फील्ड नहीं होगी। तो इस जगह पर चाहे आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते रहिए, एरिया वेक्टर इस साइड लेते रहिए, बट सिंस देयर इज़ नो चार्ज तो फ्लक्स क्या हो जाएगी, ज़ीरो। फ्लक्स ज़ीरो होगी तो E विल डायरेक्टली बी इक्वल टू ज़ीरो। कितना आसान था देखिए ये। लेकिन अगर ये सॉलिड स्फीयर होता देन व्हाट वुड हैव हैपन,
अगर ये सॉलिड स्फीयर होता तब हमें क्या करना होता, ड्यू टू अ स्फेरिकल बॉडी या ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, मतलब अंदर से भी भरा हो, जैसे क्रिकेट की बॉल हो उसको मैं मेटल की बॉल बना दूं, बॉल बीरिंग्स होती हैं मेटल की होती हैं, तब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल कंसीडर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r सच दैट चार्ज q इज गिवन टू इट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, फिर से वही तीन चीज़ें, उसको ये नहीं पता पार्टिकल p को, ऑब्जर्वेशन पॉइंट को, टेस्ट चार्ज को कि मुझे बाहर रहना है, सरफेस पे रहना है, अंदर रहना है, कहाँ रहना है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, वही तीन केसेस। सो केस 1 इज r इज ग्रेटर देन r, मीन्स पॉइंट p इज लाइंग आउटसाइड द सरफेस, यहाँ पर लाई कर रहा है। फिर से हमारे पास गॉसियन सरफेस नाम का एक ब्रह्मास्त्र है, हमने चलाया, गॉसियन सरफेस बना ली। अगेन इस गॉसियन सरफेस पे हम क्या करेंगे, वही छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे, उसकी डायरेक्शन इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, ये हो गया E डॉट डी एस। अगेन आई विल बी यूजिंग गॉस थ्योरम, फिर से वही E डॉट डी एस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये सारी कहानी सेम रहेगी जैसे मैंने अभी केस 1 फॉर स्फेरिकल शेल डिस्कस किया, एग्जैक्टली ईच एंड एवरी वर्ड विल बी सेम एंड यू विल गेट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। सेकेंड केस जो रहेगा इक्वल टू आर सरफेस वाला, वो भी बिल्कुल सेम रहेगा। कहानी में ट्विस्ट आएगा अब जब हम करेंगे r लेस देन r, ये दोनों केसेस बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट इज r लेस देन r, नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को लेकर आना है इनवर्ड्स। बेचारा फिर से बोर हो गया था बैठे बैठे, अब ये अंदर आ गया यहाँ उठ के, आर गॉसियन सरफेस तो हम बना लेंगे, यहाँ से पास होती, एरिया वेक्टर भी बना लेंगे, फील्ड की डायरेक्शन भी देख लेंगे, बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर इस पूरे के ऊपर चार्ज क्यू है तो आपने एक छोटू सा स्फीयर लिया, उसके ऊपर चार्ज क्यू नहीं होगा क्योंकि चार्ज तो पूरे के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसमें से कुछ चार्ज इसके अंदर होगा, मान लीजिए वो चार्ज क्या होगा, क्यू डैश। अब हमारी गॉस थ्योरम क्या कहेगी हमें कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंगल फिर से 0 डिग्री, अगेन हमारे पास क्या बनेगा, ADS cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 0 इज 1, E इज कांस्टेंट, बाहर ले लीजिए DS क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये DS हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इट इज़ 4 पाई r स्क्वायर, क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन r स्क्वायर। आप कहेंगे ये क्या बात थी, वही फॉर्मूला ओवर एंड ओवर अगेन इट इज़ रिपीटिंग, बट लेकिन सुनिए ध्यान से, वहाँ पर चार्ज q था, यहाँ चार्ज q डैश है। अब जब तक हम इस चार्ज q डैश की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं करवा देते, दिस एक्सप्रेशन इज इनकम्प्लीट। कैसे पता करूँ अब इस चार्ज को मैं, मुझे चार्ज नहीं पता हो सकता, मुझे चार्ज डेंसिटी पता हो सकती है। तो मान लीजिए कि इस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी हो गई रो, इस छोटू से स्फीयर की हो गई रो डैश। अब सिंस क्योंकि छोटा स्फीयर बड़े स्फीयर का ही एक पार्ट है, तो इनकी डेंसिटीज जो होंगी दोज विल ऑलवेज बी इक्वल, डेंसिटीज तो इक्वल होंगी। इस डस्टर का छोटा सा हिस्सा काट के इधर कर लूँ, डेंसिटी तो दोनों की सेम रहने वाली है, तो चार्ज डेंसिटीज विल बी सेम। ये जो बड़ा स्फीयर था इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसका चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम, चार्ज है Q, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब बिकॉज स्फीयर है, इज इक्वल टू रो डैश Q डैश अपॉन 4/3 पाई, इसका वॉल्यूम r क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है Q डैश की, ये क्या हो जाएगा Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करवा देंगे एंड वी आर डन। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q r क्यूब अपॉन r स्क्वायर इंटू r क्यूब। अब ये क्या हुआ, ये देखिए इस r से ये r कैंसिल हो गया एंड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बाय r क्यूब। So this is formula for electric field intensity due to a spherical surface solid. अब कई बार आपको वेरिएशन पूछ ली जाती है विद डिस्टेंस, तो विद डिस्टेंस में देखिए अब दोनों ही, हमारे पास जब हॉलो स्फीयर था और हमारे पास जब सॉलिड स्फीयर था, तो इनके केस के अंदर हॉलो स्फीयर में इनसाइड द स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर, पहले मैं इनसाइड बना दूँ, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r स्क्वायर,
आउटसाइड वाली फील्ड क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, इसको EI लिख लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के अंदर इनसाइड वाली फील्ड देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR बाय आर क्यूब। सरफेस वाली जो फील्ड थी एग्जैक्टली सेम, इनसाइड वाली जो फील्ड आएगी आउटसाइड वाली सॉरी एग्जैक्टली सेम। अब देखिए डिस्टेंस जो वेरी कर रहा है, जो रेडियस गॉसियन सरफेस का वेरी कर रहा है, यहाँ देखिए दिस E outside is inversely proportional to R square, E outside is inversely proportional to R square, यहाँ पे ये R इक्वल टू R ही हो गया और यहाँ पर दिस EI is directly proportional to R। यानी कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँगी तो देखिए इस साइड दिस R ये वेरी कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे जैसे ही आप पहुँचेंगे R 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0। फिर देखिए E इज़ प्रोपोर्शनल टू R, R बढ़ता जा रहा है, E बढ़ती जा रही है, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर, यानी कि स्ट्रेट लाइन कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। तो ये हो गया E इज़ प्रोपोर्शनल टू R, कहाँ तक बढ़ेगी सरफेस तक, ये हो गया सरफेस, R इज इक्वल टू R। उसके बाद E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, पैराबोलिक, और पैराबोला कौन सा डिक्रीजिंग स्लोप। तो ये हो गई वेरिएशन इसकी। अब हमें लेना है हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर के केस में क्या होता है, यहाँ पर R इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग Y एक्सिस, हमें पता है सरफेस तक जाते जाते इसमें 0 ही रहना है, 0 0 0 0। यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करते जाएंगे कहाँ तक, सरफेस तक। सरफेस पर जाते ही एकदम से इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस वन, उसके बाद फिर से पैराबोलिक है, इट विल डिक्रीज। तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E is equal to 0 inside this. So this is variation of electric field with distance in case of hollow sphere and in case of solid sphere. अब इसके अलावा गॉस थ्योरम की और एप्लीकेशंस भी होती हैं। आपको शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती है, आपको दो पैरेलल शीट्स की वजह से शीट की अब मैं करवा दे रही हूँ ड्यू टू थिन शीट। डबल शीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना है एंड यू कैन डू दैट। तो मैंने फिर से क्या कंसीडर किया, आई हैव कंसीडर अ लॉन्ग इनफाइनाइट शीट such that a uniform charge is given to it, and we are going to calculate, we want to calculate electric field at a point P at a distance R from this sheet। हमें इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अगेन हमें एक सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए, सिमेट्रिकल सरफेस स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है एंड सिलेंडर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट P पर फील्ड कांस्टेंट है, इससे 5 डिस्टेंस कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, यही हो सकता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ मैं एक सिलेंडर कंसीडर कर सकती हूँ, इसके अंदर से पास होता हुआ, दैट विल एक्ट एज माई गॉसियन सरफेस। इसका रेडियस मान लीजिए आपने y अज्यूम कर लिया। अब देखिए क्या है, हमें फिर से अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मुझे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E ds इट विल बी इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे चार्ज नहीं पता क्योंकि इनफाइनाइट है, बट मुझे चार्ज डेंसिटी पता होगी। अब क्योंकि शीट है, 2D सरफेस है, तो मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इनटू S, सिग्मा S एप्सिलॉन नॉट E ds। अब इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल पीछे की तरह में फिर से 3 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। अब इसको मैं ब्रेक करूँगी, इट विल बी E डॉट ds फर्स्ट सरफेस, E डॉट ds सेकेंड सरफेस, E डॉट ds थर्ड सरफेस इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे कि ये क्या, रुको 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 भाई, ये क्या किया, सरफेसेस तो बता ही नहीं, 1 2 3, अगेन ये 1 हो गई सरफेस, दिस इज 2, दिस इज 3। अब हमें एंगल्स लेने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए शीट इस तरीके से है, शीट के ऊपर यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगी। अब यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ टेस्ट चार्ज रखेंगे, धक्का मारेगा नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे होगी। तो यानी कि या अपवर्ड्स, और इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो गई। एरिया वेक्टर यहाँ पर मैंने कंसीडर किया नॉर्मल टू द सरफेस, इस साइड हो गया। यहाँ पर कंसीडर किया नॉर्मल टू द सरफेस, इस साइड हो गया। अब यहाँ पर कंसीडर करूँगी छोटा सा, अब ये एरिया मैंने बिल्कुल सेम माना हुआ है। यहाँ पर चाहे आप इसको DS3 लिख लीजिए, डजेंट मैटर। इलेक्ट्रिक फील्ड या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, थिंग इज एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। फर्स्ट के अंदर एंगल EDS cos 0 डिग्री, सरफेस 1। सेकेंड EDS cos 90 डिग्री, सरफेस 2। सरफेस थर्ड के अंदर EDS cos 0 डिग्री, सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या है, cos 0 वाली टर्म निस्तनाबूत हो गई, ख़त्म हो गई, और ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं। ट्वाइस ऑफ EDS, क्योंकि सेम रहेगा एरिया इनका, इज इक्वल टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। E कांस्टेंट होने की वजह से हमने बाहर निकाल लिया, DS सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये DS क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद ऐसे मिलेगा टोटल एरिया हमें। इट विल बी सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, सो 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपकी शीट नॉन कंडक्टिंग है, थिन है तो, लेकिन अगर आपके पास शीट कंडक्टिंग आ जाती है या थिक शीट आ जाती है, थिक शीट आएगी तो दो शीट्स का कॉम्बिनेशन मानकर करेंगे। इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका दो शीट्स ऐसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर कंडक्टिंग है तो हमें पता है चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहता है, तो भी वो दो शीट्स की तरह एक्ट करेगी। सो फॉर अ कंडक्टिंग शीट और अ थिक शीट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक के लिए, एंड इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी गॉस थ्योरम की। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको दो शीट्स दे सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं कि दो पैरेलल शीट्स हैं एंड फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, इन दिस रीजन, इन दिस रीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, इनकी फील्ड की डायरेक्शंस देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कीजिए। बट इंडिविजुअल शीट के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो शीट इनफाइनाइट है, नॉन कंडक्टिंग है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर वो शीट कंडक्टिंग है या थिक है तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इंडिविजुअल के लिए यूज़ करके आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करेंगे एंड यू विल बी डन। थैंक यू सो मच।